नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा सवाल भी है। जब भी किसी बच्चे के विषम परिस्थितियों में फंसे होने की बात होती है, तो सबसे पहला नंबर मदद के लिए जो दिमाग में कौंधता है, वो है 1098 यानी कि 1098। चाइल्डलाइन का ये नंबर है। देश भर में बच्चों के रेस्क्यू ऑपरेशंस का पर्याय बनी चाइल्डलाइन क्या अब बंद होने जा रही है? पिछले लगभग 1 साल से ये सवाल हवाओं में तैर रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? अचानक चाइल्डलाइन सवालों के घेरे में क्यों आ गई है? क्या WCD मिनिस्ट्री और चाइल्डलाइन के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी कीमत चाइल्डलाइन को चुकानी पड़ रही है, और अल्टीमेटली ये कीमत क्या हमारे बच्चे चुकाएंगे? या WCD मिनिस्ट्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चों के हितों से, बच्चों के प्रोटेक्शन से, बच्चों की केयर से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं है, क्योंकि समय समय पर चाइल्डलाइन से जुड़ी हुई भी बहुत सारी शिकायतें सामने आती रही है। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भोपाल से कृपा शंकर जी। नमस्कार कृपा शंकर जी, आपका नमस्कार मोनिका जी, धन्यवाद। स्वागत है। लंबे समय के बाद हम लोग इस मंच पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड राइट्स की जब भी बात होती है तो देश में अगर एक नाम बहुत प्रोमिनेंटली आजकल उभर रहा है तो वो कृपा शंकर जी का है। तो मुझे तो लगा कि इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर आपसे बेहतर कोई और शायद उतना डिटेल में नहीं बता पाए। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि चाइल्डलाइन को क्या सच में सरकार बंद करने जा रही है? मोनिका जी, चाइल्ड लाइन एक सपोर्ट सर्विसेज के रूप में काम कर रही है। इसके एक्ट में भी प्रोविजन दिए गए हैं। तो सरकार का बंद करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ कुछ चेंजेज किए हैं सरकार ने इसके अंदर, जो प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से 1098 या 1098 की जो सेवाएं ले रहे थे हम लोग, या शासन ले रहा था, जो उनके द्वारा चलाई जा रही थी, उसको सरकार ने डीसीपीयू के माध्यम से, क्योंकि जे एक पॉक्सो इनकी जितनी मॉनिटरिंग होती है, उस सबकी जो नोडल एजेंसी जिले स्तर पर होती है वो डीसीपीयू होती है। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को और समृद्ध और सशक्त किया गया है। और वहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टाफ 10-12 लोगों का होता था, एक नोडल ऑफिसर होता था, एक काउंसलर होता था चाइल्ड लाइन में, कुछ कॉल अटेंड करने के लिए होते थे, कुछ फील्ड वर्कर होते थे, ऐसे 10-12 लोगों का स्टाफ होता था। तो ये पूरा स्टाफ प्राइवेट एनजीओ से हटा करके सरकार ने सीधे सीधे अपनी कस्टडी में रख के चलाने का फैसला किया है। अब जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। निश्चित ही इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे जिसके सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि एनजीओ से हटा करके हम खुद चलाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जवाब। एक सवाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगी कृपा शंकर जी। एक्चुअली मुझे लगता है आम लोगों को तो बहुत ज्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है कि चाइल्डलाइन जो है वो गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी नहीं है, बल्कि ये भी तमाम अन्य एनजीओस के जैसा, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस का जैसा एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ सरकार ने कोलैब किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए। तो ये भी मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं, अगर कुछ हमारे दर्शकों को पता चल सके कि क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया बेसिस पे एक एनजीओ का चयन किया था, और उस एनजीओ को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे देश भर के जितने भी जिले हैं जहाँ पे भी चाइल्ड लाइन रेलवे स्टेशन पे ऑपरेट होती है और सिटी के अंदर ऑपरेट होती है, बड़े बड़े शहरों में ये 2-3 व्यवस्थाएं दी गई थी। तो वो जो एनजीओ था चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलेब्रेशन के साथ था। और वो फिर अपने सहयोगी एनजीओ के माध्यम से उन्होंने, कहीं जैसे आपको मध्य प्रदेश के किसी जिले में चाहिए, झारखंड के किसी जिले में चाहिए, तो अपने किसी सहयोगी एनजीओ के माध्यम से उस सेवाओं को वो संचालित कर रहे थे। और उनका सारा जो खर्चा था ऑफ कोर्स वो सरकार के द्वारा ही एनजीओ के माध्यम से फंडिंग किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को देता था, और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन आगे अपने सहयोगी एनजीओ के माध्यम से सेवाएं अभी तक बच्चों को दे रहे थे। तो सरकार ने 10/9/8 को कहीं बंद नहीं किया है। सिर्फ चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की जगह सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो WCD डिपार्टमेंट है, उसने अपने अंडर में सीधे ले लिया है, और हर जिले में DCPU के माध्यम से ये सेवाएं चलेंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी पूरे देश के लगभग 16 राज्यों में
एक अलग से टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जैसे जी, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो 1800-599-1479 नंबर है झारखंड का। अगर हम मध्य जी, प्रदेश की बात करें तो 1800-599-1480 नंबर है। असम की बात करें तो 1800-599-1476 है। तो ये पूरे सीरीज असम से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश का नंबर आखिरी में 1485 है। तो सरकार ने एक सेंट्रली और राज्य की जो राजधानी है, हर राज्य की राजधानी, वहां पे एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठ के पूरे कॉल को मॉनिटर करते हैं और उसको संबंधित जिले के डीसीपीओ को ट्रांसफर कर देते हैं। जी, तो आप 1480 डायल करें या इनमें से कोई नंबर अपने राज्य के अनुसार डायल करें, इन सारे नंबरों पर वो कॉल सेवा डाइवर्टेड होती है और बच्चों की जो समस्या पहले थी वो भी अभी भी चल रही है। फर्क बस इतना आया है कि प्राइवेट एनजीओ से हट करके शासन के अधीन ये सारी सेवाएं आ गई हैं और डीसीपीयू के माध्यम से कहीं कहीं पे इसकी व्यवस्था बन गई है। डीसीपीयू ने अपना स्टाफ रख लिया, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है। कहीं कहीं वो प्रोसेस में है कि डीसीपीयू क्या किसी एनजीओ को देना चाह रहा है या एनजीओ को तो नहीं देगा, क्योंकि मिशन वात्सल्य में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, जी, कहीं किसी किसी राज्य ने एनजीओ को दिया भी है, तो इतना बुरा भी नहीं है इसमें कि अगर सरकार चाह रही है तो वहां पे अप्रूव किया, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम एनजीओ के माध्यम से रन करेंगे तो वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है कि चाइल्ड लाइन सेवाएं बंद हो रही हैं, चाइल्ड लाइन सेवाएं बंद नहीं हो रही और बेहतर रूप में हमारे सामने आ रही हैं। थोड़ा समय लग रहा है, कोई भी चीज जब सफल होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो थोड़ा समय लगता है इसमें। जी। तो मतलब ऐसा नहीं है, बस ये है कि एक पर्टिकुलर एनजीओ से जो देश भर में सर्विसेज़ ली जा रही थी, अब उसको हम्म, ब्रेक कर दिया है। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चीज़ें मैनेज होंगी, डीसीपीओ के माध्यम से। डब्ल्यूसीडी के सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गए हैं या खुल जाएँगे, प्रोसेस जी में है चीज़ें, जी, आप ये कह रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली ये जो एग्जैक्टली। बात होती है बीच-बीच में कि 10-9-8 बंद हो जाएगा या अगर वहाँ पर कॉल करते हैं, तो वो कॉल अनअटेंडेड रह जाएगी, ऐसा नहीं है। वही नहीं, कॉल डाइवर्ट होकर वो चली जाएगी डब्ल्यूसीडी सेंटर पर और वहाँ से फिर वो सर्विसेज़ अंजाम दी जाएँगी, जो पहले भी दी जाती थी। जी। मोनिका जी, 1098 जो नंबर है वो एनजीओ का नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, शासन ने दिया है। ओके। तो वो अच्छा, ये नंबर चालू पर्टिकुलर रहेगा। लाइनमैन का नंबर नहीं था ये। हाँ, वो नंबर चालू रहेगा, वो नंबर कभी खत्म नहीं होगा। उसका जी, बस जो ऑपरेट करने वाले लोग थे, वो लोग बदल गए हैं, वो सिस्टम बदल गया है एनजीओ से हट करके अब शासन सीधे उसको अटेंड कर रहा है। और कहीं न कहीं जब शासन सीधे अटेंड करेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी फिक्स होगी। जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, एनजीओ की भी ज़िम्मेदारी फिक्स होती थी। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एनजीओ गैर ज़िम्मेदार काम करते थे, एनजीओ भी ज़िम्मेदार तरीके से काम करते थे, लेकिन वो एक प्राइवेट पार्ट था। जब शासन देख रहा है सीधे-सीधे तो उसकी ज़िम्मेदारी इसमें फिक्स होगी, डीसीपीयू की ज़िम्मेदारी इसमें फिक्स होती है। और इसमें मुझे लगता है जब शासन सीधे इन्वॉल्व है तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जो एनजीओ लेवल पे नहीं सुधारी जा सकती थी या एनजीओ लेवल पे अटेंड नहीं की जा सकती थी, वो शासन स्तर पे जब आएंगी तो निश्चित रूप से वो अटेंड की जाएंगी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है, बच्चों को भला किया जा सकता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1098 सर्विसेज बंद नहीं हुई हैं, बल्कि उसके साथ शासन ने और टोल फ्री नंबर हर राज्य का एक अलग कर दिया है। आप उसमें 1098 पे कॉल करें या अपने राज्य के नंबर पे कॉल करें, आपकी कॉल अटेंड होगी, अटेंड हो रही है। और हर राज्य में जो कॉल सेंटर्स बनाए गए उसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी। एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल यहाँ मन में उठ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि वो भी पूछ ही लूँ आपसे। ये हम्म, माना जाता है कि सरकारी सिस्टम में आने के बाद लोगों की मेंटालिटी बदल जाती है और मैंने ये देखा भी है कि वही हम्म, व्यक्ति जब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो वो बहुत सिंसियरली काम करता है या उसको शायद ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है कि उसकी जॉब चली जाएगी। वही व्यक्ति जब सरकारी सिस्टम में आता है तो लेथार्जिक हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो जॉब परमानेंट हो गई है, अब हम करें नहीं करें या थोड़ा डिले भी कर दें तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या ऐसा ही रवैया अगर इसमें भी जो भी अब नए लोग आएँगे चाइल्ड लाइन के सिस्टम में, वो लोग इस तरह का रखते हैं तो कहीं न कहीं क्या इससे हमारे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ कि सरकारी सिस्टम में लेथार्जिक लोग हो जाते हैं। हाँ, आप भी कुछ हद तक सही हैं, कुछ लोग हो जाते हैं इसको मानते हुए कि अब तो हम सरकारी सर्विसेज में आ गए। पर आज की डेट में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम सरकार चला रही है, पूरा का पूरा शासन जितनी भी चीजें हैं सरकार के द्वारा ही गवर्न हो रही है। तो ये बात कहना कि सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में आने के बाद लोग लेथार्जित हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते होंगे, 2-4% लोग हो जाते होंगे। अब रही चाइल्ड लाइन के माध्यम की ये बात, तो ये लगातार रिव्यू होती रहेगी। अगर आप देखें तो बाल कल्याण समितियों का कार्यकाल 3 साल का है। जी। जेजे एक्ट में जो परिवर्तन किया गया, कितना बड़ा रिव्यू सिस्टम डाला गया है इसके अंदर,
तो चाइल्ड लाइन सर्विसेज को भी लगातार रिव्यू करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसमें अगर कोई गलती होती है, किसी स्तर पर पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि जब सीधे-सीधे सरकार इसको ऑपरेट करेगी, सरकारी लोग हो सकता है सरकार भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रखे। जी, एक्सपर्ट जो रखेगी सरकार, एक्सपर्ट रखेगी तो उन्हीं लोगों को रखेगी जिन्होंने इसमें काम किया है। तो जो लोग पहले चाइल्ड लाइन में एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। बल्कि जी, एक बेहतर चीज जो इसमें होने वाली है कि जो एनजीओ के माध्यम से पैसा मिलता था उन एम्प्लॉयज को, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जो सैंक्शन अमाउंट है वही उस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। यहाँ पर जब जी, एम्प्लॉय को सरकार पैसा देगी तो उनको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बेहतर रिम्यूनरेशन मिलेगा। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसमें जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो पहले जो पैसा एनजीओ वर्कर्स को मिलता था, चाइल्ड लाइन वर्कर्स को मिलता था, उससे काफ़ी अच्छा रिम्यूनरेशन रखा हुआ है। इसमें उनके लिए इंश्योरेंस की प्रावधान भी रखे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो उनको और मोटिवेट करने का सरकार ने प्रयास किया है। ये आपने बहुत सही की क्योंकि मैं भी अक्सर इस बारे में सुनती रहती थी कि चाइल्ड लाइन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको समय से पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो कितना दौड़ेंगे, क्या करेंगे? इस तरह की शिकायतें भी आती थी कि उनको आज कोई मान लीजिए आज फ़ोन किया गया है तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो शायद इस तरह की शिकायतें हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में हमें ये शिकायतें ना सुनने को मिलें और जब पेमेंट अच्छा हो तो लोग भी ढंग से काम करें। बहुत धन्यवाद आपका कृपा शंकर जी, ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आम लोगों के मन में जो ये एक आशंका बैठ गई है या एक सवाल है कि क्या चाइल्ड लाइन सर्विसेज़ बंद हो जाएँगी या अब बच्चों के प्रोटेक्शन की अगर कहीं बात होगी या रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात होगी तो हम किसको कॉल करें? तो उनको उनके लिए ही बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है कि आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1098 जैसे काम करता आया है, ऐसे ही वो आगे भी रिस्पॉन्ड करता रहेगा। बल्कि उसके साथ-साथ और भी अल्टरनेट नंबर सरकार ने जारी कर दिए हैं, जो कि आप अपने स्टेट वाइज़ नंबर्स को अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा हुँ। करती हूँ। धन्यवाद।